हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मेरे चैनल संस्कृति आर्ट क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज जो है पिछली क्लास में हमने प्राचीन साहित्य कला से संबंधित जो है कितने क्वेश्चंस 21 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब उससे आगे करेंगे, ठीक है। चलिए अब जो है बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए 22 वाला क्वेश्चंस देखिए। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कला शब्द का जो परिचय है सबसे प्रथम यानी सबसे पहले सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? क्या रामायण में, महाभारत, ऋग्वेद या अथर्ववेद में? तो कला शब्द का जो परिचय या कला शब्द जो है वो ऋग्वेद में हुआ है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कला शब्द के बारे में लिखा है किसमें? ऋग्वेद में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें कुछ ये बताते हैं कि जो ऋग्वेद है इसमें कितनी नदियों का उल्लेख है? 25 नदियों का। और ये इम्पोर्टेंट है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो है वो किसको माना जाता है? सिंधु नदी को, ठीक है। महत्वपूर्ण की बात हो रही। और सर्वाधिक पवित्र नदी की अगर बात करी जाए, पवित्र नदी, तो वो है सरस्वती नदी, ठीक है। माना गया है किसमें? ऋग्वेद में, ठीक है। और सरस्वती नदी का कई बार उल्लेख हुआ है, लेकिन गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार हुआ है। और यमुना नदी का उपयोग यानी कि प्रयोग जो किया गया है किसमें? ऋग्वेद में। कितना? 3 बार केवल, ठीक है। अब देखो और एक चीज़, कृषि के बारे में जो लिखा है कितने बार? 24 बार उल्लेख हुआ है किसमें? ऋग्वेद में। कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ है, ठीक है। तो लगभग 25 नदियों का उल्लेख है ऋग्वेद में। 25 उसमें से सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी गई है सिंधु नदी को। और सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। और सरस्वती नदी का कई बार उल्लेख हुआ है। गंगा का जो उल्लेख है, प्रयोग है, वो 1 बार। और यमुना का 3 बार। और कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ है, ये याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कि उपयोगी कला का संबंध किससे है? तो उपयोगी कला, ठीक है, वो उसका संबंध किससे है? आभूषण से, ठीक है। चलिए ये जो मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला जो दिया है, ठीक है, संगीत, तो ये ललित कलाओं के अंतर्गत आती है, ठीक है। और उपयोगी कला का संबंध आभूषण कला से है। अब चलिए नेक्स्ट एक सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्या है कि पाणिनि द्वारा रचित क्या चीज़? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसने लिखा था? पाणिनि ने, ठीक है। तो इसमें जो शिल्प शब्द का प्रयोग किन कलाओं के लिए किया गया है? तो क्या ललित कला के लिए, चित्रकला के लिए, या उपयोगी कला के लिए, या ललित कला तथा उपयोगी कला, इन दोनों के लिए? तो देखो जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा है उसमें शिल्प शब्द का प्रयोग किया है वो ललित कला और उपयोगी कला दोनों के लिए किया गया है, ठीक है। तो देखो और कला शब्द की बात करें ओनली तो उसका प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। और कला शब्द का देखो यथार्थवादी जो सर्वप्रथम यथार्थवादी जो प्रयोग है वो भरत मुनि ने अपने किस ग्रंथ में किया है? नाट्य शास्त्र में, ठीक है। और प्रथम सदी में, ठीक है। और चलिए अब देखो भरत मुनि ने सबसे क्या कहा? भरत मुनि से पहले कला को क्या कहा जाता था? आलेख्यम के रूप में प्रयोग होता था। कला को आलेख्यम के रूप में, ठीक है। ये कला शब्द की बात हो रही है। और वही कला जैसे भरत मुनि से पहले आलेख्यम के रूप में यूज होता था। अब पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग चारु यानी ललित कला और कारु उपयोगी कला के लिए किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है। पाली भाषा में जो बौद्ध ग्रंथ लिखा गया है तो वो किस नाम से, विनय पिटक के नाम से। ठीक है, तो देखो देखिए विनय पिटक है बौद्ध ग्रंथ जो पाली भाषा में लिखा है, और कौशल राजा थे प्रसेनजीत के प्रमोद उद्यान का एक भाग में मनोरम चित्रागार, ठीक है, यानी कि चित्र संग्रहालय की गई है। ठीक है, उनके उद्यान में। और क्या दिया है इसमें, इम्पोर्टेंट यही है कि जातक में जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, देखो जातक क्या है कि जो बुद्ध थे ना, उनके पूर्व जन्मों की कहानियों से रिलेटेड है। ठीक है, तो जातक में चित्र कर्म शैलितक अथवा शेखरा खियन सिप्पा में थंका लगाने की कला का उल्लेख है। ठीक है, अच्छा अब चलिए नेक्स्ट, जय मंगला का लेखक पूछ रहा है, सबको मालूम होगा वो कौन है, यशोधर पंडित। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, ये जो कहाँ किसके दरबार में रहते थे, जयपुर के राजा जय सिंह प्रथम की सभा में रहते थे, और इन्होंने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र का जो अनुवाद किया यानी टीका किया था जय मंगला के नाम से। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें देखो पॉइंट देखते हैं, एक मिनट। देखो कि देखो कामसूत्र के प्रथम अधिकरण, ठीक है, प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय का टीका करते हुए यशोधर ने आलेख मतलब चित्रकला के 6 अंग माने हैं। देखिए उन्होंने जो सूत्र के रूप में दिया है अंगों का वर्णन किया, देखो रूप भेदा प्रमाणानि भावलावण्य योजनम सादृश्य वर्णका भंग इत चित्र षडंगकम। ठीक है, तो उन्होंने जो अंग के बारे में जो बताया, 6 अंग किसके, चित्रकला के 6 अंग हैं ये। ठीक है, और काम सूत्र का अधिकरण कौन सा है, प्रथम अधिकरण, और तीसरे अध्याय का टीका किया था, मतलब अनुवाद किया था। ठीक है, अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बादशायन। ठीक है, बादशायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है, उसमें 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। किसमें, कामसूत्र में। कामसूत्र को लिखा किसने है, बादशायन ने। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और इसमें दिया है कि कामसूत्र का जो तीसरा अध्याय, ठीक है, में 64 कलाओं के बारे में लिखा है, और इसमें जो आलेख्य मतलब चित्रकला को कौन सा स्थान दिया गया है, चौथा स्थान दिया गया है चित्रकला को। ठीक है, और ठीक है ये तो हो गया है। अब देखो शुक्र नीति में कितनी 64 कलाओं के बारे में लिखा है, और ललित विस्तार में 86। ठीक है, 86 कलाओं के बारे में, प्रबंध कोश में 72 कलाओं के बारे में लिखा है। ठीक है, तो शुक्र नीति में कितनी कलाओं का उल्लेख किया गया है, 64 का, ललित विस्तार में 86 कलाओं का उल्लेख, प्रबंध कोश में 72। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा ललित विस्तार में है 86 कलाओं के बारे में। चलिए अब देखिए 28 क्वेश्चंस देखिए, एक मिनट। चित्र लक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता पूछ रहा है, तो चित्र लक्षण किसने लिखा था, नग्नजीत ने। ठीक है, जो देखो चित्र लक्षण जो है इसके बारे में क्या दिया है कि चित्रकला के जन्म के संबंध में भारतवर्ष में एक सुंदर, ठीक है, कि चित्रकला का जन्म कैसे हुआ। ठीक है, इसके संबंध में पौराणिक कथा मानी जाती है, एक कथा थी, परंपरागत रूप से ये प्रचलित है, लोग उसी को ही मानते हैं, तब चित्रकला का जन्म हुआ, जैसे कि जिसका चित्र लक्षण नामक ग्रंथ संकलन किया गया है। ठीक है, यह ग्रंथ तिब्बत से तंजूर ग्रंथमाला के अंतर्गत प्रकाशित किया गया। अब देखो इसमें और क्या दिया है कि यह ग्रंथ 3 अध्याय तक ही प्राप्त है।
तो यह जो ग्रंथ जो है वो कितने अध्याय, 3 अध्याय हैं इसमें। यह ग्रंथ जो है विश्वकर्मा और राजा नग्नजीत, ठीक है। तो नग्नजीत जो राजा थे वो गांधार जो सीमा प्रांत के राजा थे, ठीक है, द्वारा निर्दिष्ट चित्रकला के लक्षणों का संग्रह है। और इस ग्रंथ के प्रथम अध्याय से ज्ञात होता है कि राजा नग्नजीत विश्वकर्मा का शिष्य थे, ठीक है। और ब्रह्मा के समक्ष जब राजा ने चित्र विद्या की दीक्षा लेने के लिए इच्छा प्रकट की तो ब्रह्मा ने क्या कहा कि उसे विश्वकर्मा के पास भेज दिया। बोले कि तुम विश्वकर्मा से चित्रकला का प्रशिक्षण लो, ठीक है, विश्वकर्मा से। ब्रह्मा ने किसके पास भेज दिया? विश्वकर्मा के पास। तो ये था। तो चित्र लक्षण किसने लिखा है ग्रंथ? वो नग्नजीत ने, राजा नग्नजीत, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट कि सम्रांगण सूत्रधार कौन सी शताब्दी का ग्रंथ है। शताब्दी पूछ रहा है कि शताब्दी में सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ लिखा गया है, तो वो 11वीं शताब्दी में, ठीक है। तो उसका देखिए टाइम पीरियड 1005 से 1054 ईस्वी, ठीक है। तो ये 11वीं शताब्दी में तो 11वीं हो गई, ठीक है। अब देखो 11वीं शताब्दी ग्रंथ है सम्रांगण सूत्रधार, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है? ये वास्तुशास्त्र से रिलेटेड से संबंधित ये ग्रंथ है, ठीक है। इसकी रचना की किसने थी? किसने लिखा था? राजा भोज ने लिखा था। कहाँ के थे ये? धार के राजा भोज, ठीक है। धार कहाँ पड़ता है? एमपी, मध्य प्रदेश। धार के राजा भोज ने ग्रंथ लिखा था, कौन सा? सम्रांगण सूत्रधार, ठीक है। ये 11वीं शताब्दी में लिखा था इन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्या है कि राजकुमार अनिरुद्ध का जो चित्र है, ठीक है, वो महाभारत के अनुसार किसने बनाया था? वो चित्रलेखा ने बनाया था, ठीक है। जैसे यहाँ चित्रलेखा उषा भी दिया है और ए और बी दोनों, तो किसने बनाया था? चित्रलेखा ने, ठीक है। देखो कैसे अब इसका कि महाभारत में उषा और अनिरुद्ध की एक सुंदर प्रेम कथा के प्रसंग में चित्रकला का उल्लेख आया है, इसमें महाभारत में, ठीक है। कैसे कि जो उषा जो थी वो तो राजकुमारी थी, ठीक है। तो इन्होंने सपने में एक सुंदर युवक को अपने साथ वाटिका में विहार करते देखा और उससे प्रेम करने लगी। ये सपने की बात हो रही, स्वप्न में देखा था। प्रातः जागकर राजकुमारी उषा ने युवराज की स्मृति में दुखी होकर क्या हुआ? एकांत में चली गई। जब उसकी जो परिचारिका थी, ठीक है, चित्रलेखा नाम था उसका, ठीक है, इस घटना के बारे में पता चला तो उसने समस्त जितने भी महापुरुष थे, देवता थे और उस समय के जितने भी युवराज थे, सबके छवि चित्र जो है स्मृति के आधार पर बनाकर उषा के सामने पेश किया, ठीक है। और उषा ने स्वप्न में जो राजकुमार देखा था उसका चित्र उसने पहचान लिया था। तो वो राजकुमार कौन था? अनिरुद्ध था, ठीक है। उसका चित्र पहचान लिया था। चलिए अब जो आता है नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या है? देखो कि चित्रसूत्र में कितने अध्याय हैं? आपको पता होगा चित्रसूत्र में 9 अध्याय हैं, ठीक है। चलिए तो चित्रसूत्र में 9 अध्याय हैं। कौन कौन से हैं? देखो आयाममान वर्णन, पहला अध्याय आयाममान वर्णन, फिर दूसरा है प्रमाण वर्णन, फिर सामान्य मान वर्णन, प्रतिमा लक्षण वर्णन, ठीक है, फिर क्षय वृद्धि, फिर रंग व्यतिकार वर्तना, फिर रूप निर्माण, फिर श्रृंगार आदि भाव कथन, ठीक है। इसके बारे में चर्चा की गई है किसमें? चित्रसूत्र में, ठीक है। इन अध्यायों में 9 अध्यायों के नाम लिखे हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट
अगला प्रश्न क्या है कि चित्र सूत्र किस पुराण से संबंधित है? तो जो चित्र सूत्र है वो विष्णु धर्मोत्तर पुराण से संबंधित है। ओके, देखो, और तो देखो ये क्या है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण से संबंधित है। चित्र सूत्र जो है वो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 3 खंड के अध्याय जो है कितना 35 से 43 तक, ये वाला जो नंबर है याद रखना, 35 से 43 तक जो 9 अध्याय हैं, ठीक है, 9 अध्याय कहाँ से कहाँ तक, 35 से 43 तक इसमें विभक्त है, 3रा खंड, ठीक है। और ये जो इस ग्रंथ की रचना किसने की थी, वो मार्कंडेय मुनि या नारायण मुनि, ठीक है, मार्कंडेय मुनि या नारायण मुनि ने की थी, ठीक है। और चित्र सूत्र में चित्र के जो कितने प्रकार बताए गए, 4, कौन कौन से, सत्य चित्र, वैदिक चित्र, नागर चित्र और मिश्र चित्र, सत्य, वैदिक, नागर और मिश्र चित्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न, नाट्य शास्त्र में कितने रस बताए गए हैं? नाट्य शास्त्र की बात हो रही, वैसे तो होते 9, ठीक है, लेकिन नाट्य शास्त्र में 8 रस के बारे में बताया गया है। ओके, चलिए अब आता है अगला प्रश्न। पहले तो इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। तो नाट्य शास्त्र में 8 रस बताए गए हैं। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र, क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है पिछले एग्जाम में। देखो कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे, इस तरह से। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक भरत मुनि थे, ठीक है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 49 भाव के बारे में बताया। इसमें 8 स्थायी भाव हैं और 8 सात्विक भाव हैं और 33 संचारी, ठीक है। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार की बात करें तो 9 भाव होते हैं। भाव कितने होते हैं? 9। चलिए, ये तो भरत मुनि के अनुसार था, ठीक है। वैसे सौंदर्य शास्त्र के अनुसार 9 भाव, ठीक है, चित्रों में 9 रस दिखाई देते हैं। अच्छा, क्योंकि 9 रस पूरे सौंदर्य शास्त्र की केवल बात करें तो 9 रस बताए गए हैं, क्योंकि 9वां रस कौन सा था? शांत रस। तो वो शांत रस को उसमें किसने ऐड किया था? वो अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त आखिर थे कौन? वो जो थे भरत मुनि के शिष्य थे, ठीक है। तो देखो, भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र लिखा है वो कब लिखा था? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। रस उत्पत्ति को सबसे पहले भरत मुनि ने परिभाषित किया था, मतलब इनकी रस उत्पत्ति को परिभाषित सबसे पहले किसने किया? भरत मुनि ने। और भरत मुनि के बाद रस सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था, रस सिद्धांत की बात हो रही है, तो वो अभिनव गुप्त ने, मतलब भरत मुनि के बाद, ठीक है। और भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीत में विघ्न की बात किसने कही है? अभिनव गुप्त ने कही है, ठीक है। रस प्रतीत में विघ्न की बात अभिनव गुप्त ने कहा है, तभी उन्होंने शांत रस को ऐड किया था, ठीक है। देखो कला, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि कला मुख्यतः कितने भागों में विभाजित की गई है? कला को मुख्यतः, ठीक है, वो 2 भागों में 2 प्रकार में विभाजित की गई है। देखो, तो कला, पूरे कला की बात हो रही है वो 2 भागों में, आप जानते होंगे। पहला जैसे कि ललित कला और उपयोगी कला। तो इंग्लिश में फाइन आर्ट कहते हैं ललित कला को, और ये यूजफुल आर्ट हो गया उपयोगी कला, ठीक है। इसके तो ये तो फाइन आर्ट हो गया, ये फाइन आर्ट, ठीक है। ये क्राफ्ट आर्ट हो कहते हैं किसमें, हमारा जो यूरोपियन में जैसे उसमें, ठीक है। तो ये उपयोगी कला, यूजफुल आर्ट, ये मतलब ललित को चारु कला, ये हो गया कारू कला, ठीक है।
अब चलिए ललित कला के बारे में यही है कि इसका उद्देश्य क्या होता है। ललित कला का केवल शब्द देखो, मानसिक या आत्मिक आनंद प्रदान करना, ठीक है। और इसके अंतर्गत चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला आता है और काव्य और संगीत कला, 5 प्रकार की कलाएं होती हैं, वो ललित कला में आता है, ठीक है। तो काव्य कला को जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया। सबसे नीचे जो है निचले स्तर पे आता है स्थापत्य कला, ठीक है। चलिए अब देखो उपयोगी कला में जो हमारा ये क्या होता है, ये हमारे जीवन को भौतिक सुख प्रदान करता है। वो तो मानसिक सुख को, हृदय को आनंद प्रदान कर रहा था। ये हमारी जो जीवन है, जो डेली का, वो उसको भौतिक सुख प्रदान कौन कर रहा है, ये उपयोगी कला कर रहा है, ठीक है। जैसे इसमें आभूषण कला आता है, वस्त्र निर्माण कला, ये भौतिक सुख प्रदान कर रहा है किस उपयोगी कला। चलिए अब ललित कला कितने प्रकार की होती है, वो 5 प्रकार की होती हैं, ठीक है। चलो तो देखो हीगल जो थे विद्वान हीगल ने सबसे पहले अपनी पुस्तक कौन सी, हिगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट में ललित कला को 5 भेदों में भेद बताए हैं। 5 भेद किसके, ललित कला के यानी कि फाइन आर्ट के, चारुकला के। और उन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम तर्क संगत वर्गीकरण किया है, ठीक है। और देखो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इनका। हीगल द्वारा ललित कला का वर्गीकरण कैसे किया, क्योंकि देखो इन्होंने सबसे पहले काव्य कला को रखा है, जो इसे सबसे उच्च कला माना है हीगेल ने। फिर दूसरे नंबर पे संगीत, चित्रकला तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे मूर्ति कला, 5वें नंबर पे स्थापत्य कला, जो कि इसको सबसे निम्न कला माना गया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम कहाँ के दर्शन में अस्तित्व रखता है। तो दर्शन ये कहाँ का है, भारत का, ठीक है। इसमें अस्तित्व है सत्यम शिवम सुंदरम का, ठीक है, क्योंकि ये भारतीय दर्शन का मूल होता है, जड़ है ये। और भारतीय जो कलाकार थे उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम को अपने चित्रों में कल्पना की है, जो भारतीय कलाकारों के आदर्श हैं, ठीक है। भारतीय कलाकारों द्वारा अजंता एलोरा की गुफाओं में जो है कला को आदर्श रूप देखा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला 37 क्या है, देखो कि कला शब्द पहली बार जो है प्रयोग हुआ था किस वेद में। वेद है देखिए वो आपको पता होगा, वो है ऋग्वेद, ठीक है। देखो कला शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है, 1 मिनट, तो सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ऋग्वेद से जैसे इसमें ऋग्वेद से कैसे, उसमें लिखा हुआ इस तरह की यथा कला यथा शफ मद श्रड सा नियामती, ठीक है। यथा कला यथा शफ मद श्रड सा नियामती, ठीक है। कला शब्द की जो यथार्थवादी प्रयोग है, इसका यथार्थवादी, तो वो किस में मिलेगा, नाट्य शास्त्र में। इसमें किस तरह से लिखा है नाट्य शास्त्र में कला के बारे में, ना तद ज्ञानम ना तच्छिल्पम ना सा विद्या ना सा कला, ठीक है। अब भरत मुनि का नाट्य शास्त्र से पहले कला के लिए कौन सा शब्द यूज होता था, शिल्प शब्द का यूज होता था। आर्ट शब्द की बात ये भी क्वेश्चन में आ चुका है परीक्षा में कि आर्ट शब्द का जो प्रयोग हुआ कि किस सदी में हुआ, ये क्वेश्चन था कि इसका प्रयोग जो है आर्ट शब्द का, आर्ट है शिल्प या वो नहीं, कला नहीं, आर्ट शब्द का जो प्रयोग किसमें, किस शताब्दी में हुआ था, 13वीं शताब्दी में आर्ट शब्द, ठीक है।
देखो, भयजित जो राजा थे ना, नग्नजित जिसे कहते हैं, तो भयजित का नाम, जो राजा थे उनका नाम नग्नजित आखिर क्यों पड़ा था पता है? क्योंकि उन्होंने नग्न आत्माएं जो थी उसको हराने के कारण पड़ा था। ठीक है, आत्मा मतलब प्रेत थे ना, नग्न आत्मा मतलब प्रेत हैं, भूत लोग जो होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने नग्न प्रेतों पे विजय प्राप्त की थी, इसका नाम नग्नजित रख दिया। ठीक है, अब चित्र लक्षण की जो रचना काल मतलब कब इसको लिखा गया था? 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। तो चित्र लक्षण ग्रंथ को लिखा किसने था? नग्नजित ने लिखा था 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य। और अच्छा, इनकी एक जो प्रति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तिब्बत से। ठीक है, तो इस ग्रंथ का तिब्बती भाषा में किया गया अनुवाद है, और जो तिब्बत से मिला है 6वीं शताब्दी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। देखो कि संपूर्ण बौद्ध साहित्य में कौन सा ग्रंथ सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है? इनमें से कौन सा ग्रंथ है, किससे संबंधित है? सौंदर्य शास्त्र से। क्या ललित विस्तार है, पंचतंत्र, कामसूत्र, चित्रसूत्र? तो जो ललित विस्तार है तो किससे संबंधित है? ये सौंदर्य शास्त्र से। चलो देखो, इसका देखिए डिटेल भी देखते जाओ। देखो, बौद्ध साहित्य में सौंदर्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ जो है वो ललित विस्तार है। ठीक है, ये बौद्ध साहित्य की बात हो रही है। ठीक है, और किससे रिलेटेड है ललित विस्तार? सौंदर्य शास्त्र से। यह ग्रंथ कौन सा महायान बौद्ध संप्रदाय का ग्रंथ है? ये बात याद रखना। कौन सा? ललित विस्तार जो है महायान बौद्ध संप्रदाय का ग्रंथ है। इसमें भगवान बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है। ठीक है, तो भगवान बुद्ध की लीलाओं का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? ललित विस्तार में। ठीक है, तो ये महायान बौद्ध संप्रदाय का ग्रंथ माना गया है। ठीक है, यानी कि भगवान बुद्ध की बात हो रही है, इनकी लीलाओं का वर्णन है ललित विस्तार में। और ये कब लिखा गया था? इसकी रचना हुई थी, रचना काल ये लिखा गया था ईसा के पश्चात 3री शताब्दी में। कुल अध्याय कितने हैं ललित विस्तार में? 27 अध्याय हैं। तो ललित विस्तार में 27 अध्याय हैं और 3री शताब्दी का है, लिखा गया था इसको। इस ग्रंथ को महाबिहू भी कहा जाता है, वेरी इम्पोर्टेंट है। तो कौन से ग्रंथ को महाबिहू कहते हैं? ललित विस्तार को कहते हैं। चलिए देखिए 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण। ठीक है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो चित्र के कितने भेद बताए गए हैं? वो 4 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? ये हमने आपको बताया था, सत्य, वैदिक, नागर, मिश्र चित्र। ठीक है, तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है 6वीं शताब्दी में जो है लिखा गया था। किसने लिखा था? मार्कंडेय मुनि। मार्कंडेय मुनि ऑप्शन ना हो तो क्या नारायण मुनि भी हम सही है। ठीक है, ये भी लिखा हुआ आता है। तो ये जो 9 अध्याय हैं जिसे चित्रसूत्र के नाम से जाना जाता है, वो कौन से 9 अध्याय हैं? वो 35वें अध्याय से लेके 43वें तक है। ठीक है, 35 से 43। ठीक है, और तृतीय खंड में है ये, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तृतीय खंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आता है कि मानसोल्लास जो ग्रंथ है इसमें चित्र के बारे में कितने बताए गए हैं चित्र इसमें? वैसे विष्णु धर्मोत्तर पुराण में तो चित्र के बारे में बताया गया है 4, सत्य चित्र, सत्य, वैदिक चित्र, नागर चित्र और मिश्र चित्र।
लेकिन मानसोल्लास जो ग्रंथ है इसमें चित्र के बारे में बताया गया, कितने भेद बताए गए हैं? 5 भेद है। ठीक है, 1 मिनट यहाँ पे टिक मारे। 5 भेद मानसोल्लास में। चलिए देखो, चलिए अब देखो कि मानसोल्लास की जो रचना हुई थी इसको कब लिखा गया था? 12वीं शताब्दी में, 12वीं सदी में सोमेश्वर ने लिखा था, सोमेश्वर भूपति ने। मानसोल्लास में 5 प्रकार के चित्र बताए गए हैं: विद्य, अविद्य, रस, धूलि, भाव। ये चित्रों के टाइप हैं, विद्य, अविद्य, रस, धूलि और भाव। ये 5 प्रकार के चित्र। ठीक है, मानसोल्लास ग्रंथ में लिखा है, सोमेश्वर भूपति ने एक ग्रंथ 12वीं शताब्दी में लिखा था। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है प्रश्न कि निम्नलिखित दार्शनिकों और कवियों को काल क्रमानुसार चयनित करना है। तो देखो, दार्शनिक दिए हैं, कवि दिए हैं, तो कौन कौन से दिए हैं इनमें से? देखो, पाणिनि, वात्स्यायन दिया है, कालिदास और भास दिए हैं। तो सबसे पहले जो थे वो पाणिनि। ठीक है, राइट आंसर जो है इसका ये है, पाणिनि आए, फिर भास, फिर वात्स्यायन, फिर कालिदास बाद में। ठीक है, पाणिनि का बर्थ जन्म हुआ पहले, फिर इसके बाद भास का, और फिर वात्स्यायन, फिर कालिदास का। ओके, चलो अब देखो, ये तो सब हो ही गया है। एक चीज़ और इसमें देख लेते हैं कुछ अच्छा सा, इनके जो ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखो। जैसे जो पाणिनि थी उन्होंने अष्टाध्यायी लिखी थी, इसमें चित्रकला का उल्लेख किया है, 5वीं सदी में ये लिखा है, 5वीं शताब्दी में अष्टाध्यायी। भास जो थे ना, भास, ये पाणिनि, भास, इन्होंने स्वप्नवास बद्धतम महाकवि भास द्वारा रचित है। ये स्वप्नवास बद्धतम जो है ये ग्रंथ किसने लिखा है? महाकवि मतलब भास ने लिखा है। तो इसमें जो है राजा उदयन और चंड प्रघोत के बारे में पता चलता है। किस ग्रंथ में? स्वप्नवास बद्धतम में राजा उदयन और चंड प्रघोत के बारे में लिखा है। अब देखो, वात्स्यायन जो थे, ठीक है, वात्स्यायन, इन्होंने या मलंग वात्स्यायन, इन्हें मलंग वात्स्यायन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मलंग वात्स्यायन भारत के एक प्राचीन दार्शनिक थे जिनका समय माना गया है गुप्त वंश के समय 6ठी शताब्दी से 8वीं शताब्दी माना गया है। गुप्त वंश का जो समय था ना, 6ठी से 8वीं शताब्दी तक माना गया वात्स्यायन का समय। ठीक है, और इन्होंने कौन से ग्रंथ लिखे थे? एक तो कामसूत्र, दूसरा न्याय सूत्र। कामसूत्र सबको पता होगा कि हाँ, कामसूत्र किसका है? मलंग वात्स्यायन का है। और इन्होंने एक और न्याय सूत्र ग्रंथ भी लिखा है। ठीक है, अब कालिदास के बारे में देखो। जो कालिदास थे, इनका जन्म जो हुआ था 1ली शताब्दी से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच माना जाता है कालिदास का। ठीक है, और इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ लिखा है। ये जो है वो सबसे प्रसिद्ध रचना मानी गई है। और फिर इन्होंने ऋतुसंहार, कुमार संभवम, मेघदूत और रघुवंश, ये ग्रंथ हैं इनके। ठीक है, तो कौन कौन से? अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतुसंहार, कुमार संभवम, मेघदूत, रघुवंश, क्योंकि इनकी जो ग्रंथों से, रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, हमें मिलान करना है। देखो, 10 कुमार चरित, ये इधर दिए हैं ग्रंथ, इधर उनके लेखक हैं जिनने लिखा है शिल्प सूत्र, तिलक मंजरी और श्रृंगार शतक। ठीक है, देखो, तिलक मंजरी तो धनपाल की है। ठीक है, तो तिलक मंजरी किसकी है? धनपाल की है। ओके, 1 मिनट थोड़ा
और ऊपर कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो देखो तिलक मंजरी तो धनपाल, अगर ये पता है तो अब आप आंसर दे सकते हैं। देखो केवल इसमें दे रखा है बी में, ठीक है। सा का चौथा धनपाल है। और श्रृंगार शतक जो है ये किसने, भर्तृहरि ने लिखा है। शिल्प सूत्र को किसने लिखा है, वो भुवन देव ने, ठीक है। और 10 कुमार चरित दंडी ने, ठीक है। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना, ठीक है। क्लास कैसी लगती है, वीडियो कैसा लगा, ठीक है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित जो लेखक दिए हैं उनकी रचना को सुमेलित इसमें भी करना है। रसराज, रसमंजरी, ठीक है, और रसिक प्रिया और प्रबंध कोश, ठीक है। तो देखो इसमें जो है अगर आपको पता है तो बताइए। तो एक सेकेंड, कहाँ पे है ये, तो देखो रसराज जो है, रसराज ये मतिराम का है, ठीक है। ये तो मतिराम ने लिखा है। और रसमंजरी तो पता ही होगा, भानु दत्त है, ठीक है। और रसिक प्रिया वो केशव दास का है। और प्रबंध कोश राजशेखर का है, ठीक है। देखो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले का 4, बी का 1, ठीक है। और रसिक प्रिया केशव दास का हो गया, प्रबंध कोश राजशेखर, तो इसका बी आंसर सही है, ठीक है। देखो है ना। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा और इन्होंने जो ग्रंथ लिखे उनके बारे में दिया है वो भी देख लेते हैं, एक बार रिपीट हो जाएगा। मतिराम जो थे वो हिंदी के, मतिराम की बात हो रही है, वो हिंदी के प्रसिद्ध ब्रज भाषा कवि थे। इन्होंने रसराज लिखा है, ललित ललाम ग्रंथ लिखे हैं। तो मतिराम इन्होंने 2 ग्रंथ कौन कौन से, रसराज और ललित ललाम। संस्कृत शास्त्र की जो रसमंजरी जो लिखा था वो भानुदत्त ने, ठीक है। और संस्कृत टीका के इस मूल ग्रंथ को प्रख्यात आलंकारिक श्री भानुदत्त को द्वारा रचित है, ठीक है, ये दिया है। अब केशव दास ने जो लिखी है वो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नल दमयंती, ठीक है। ये ग्रंथ लिखे हैं, याद रखना 3 ग्रंथ हैं, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नल दमयंती, ठीक है। अब देखो प्रबंध कोश, काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी। तो कौन सा, कर्पूर मंजरी प्रबंध कोश, ठीक है। एक देखो रस मंजरी है और एक है कर्पूर मंजरी। तो रस मंजरी की बात करें तो इसको किसने लिखा है, भानु दत्त ने, ठीक है। और जो कर्पूर मंजरी है इसको राजशेखर ने लिखा है, ठीक है। और राजशेखर ने प्रबंध कोश भी लिखा है और काव्य मीमांसा भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय शास्त्रों को काल क्रमानुसार चयनित करना है। तो सबसे पहले जो लिखा गया था राइट आंसर वी, देखो इसी में बृहत संहिता, फिर कादम्बरी, फिर अभिनव भारती, फिर पंचदशी। देखो इसमें देखो कैसे कि बृहत संहिता जो ग्रंथ था वो बराह मिहिर ने लिखा था 6ठी शताब्दी में, ठीक है। और संस्कृत भाषा में लिखा गया, संस्कृति लिखा लेकिन यहाँ संस्कृत में रचित विश्वकोश है। और कादम्बरी जो है वो 7वीं शताब्दी में लिखा गया था, ठीक है।
और कादम्बरी को बाण भट्ट ने लिखा था। ठीक है, ये भी संस्कृत भाषा में है और इसमें 5 शुद्ध वर्णों का उल्लेख है कादम्बरी में। ठीक है, 5 कलर रंगों का उल्लेख है। ठीक है, कौन कौन सी ये देख लो आप। देखो, नील, पीत, लोहित, धवल, शुक्ल और हरित, कृष्ण। ठीक है, अच्छा, वर्ण चित्रों, भाव चित्रों और रेखा चित्रों की प्रशंसा की गई है इसके साथ ही। ठीक है, अभिनव जो है भारतीय अभिनव गुप्त, ये ग्रंथ का नाम है अभिनव भारती। ये अभिनव भारती, इसे अभिनव गुप्त ने लिखा है। ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की टीका है। टीका मतलब अनुवाद है। नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि ने लिखा था, तो उसका अनुवाद किसने किया है? अभिनव गुप्त ने। किस नाम से? अभिनव भारतीय नाम से। ठीक है, अब पंचदशी के बारे में देखते हैं क्या है कि जो पंचदशी है वो माधवाचार्य विद्यारण्य द्वारा रचित अद्वैत वेदांत का सरल और संपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, माधवाचार्य का जो विद्यारण्य, ठीक है, माधवाचार्य विद्यारण्य जो थे, ठीक है, वो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर राय प्रथम और बुक्का राय प्रथम के संरक्षक थे। ठीक है, संत और दार्शनिक थे। ठीक है, कौन? माधवाचार्य विद्यारण्य। ठीक, तो ये विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक हरिहर राय प्रथम, बुक्का राय राम प्रथम के संरक्षक, संत और दार्शनिक थे। ठीक, पंचदशी लिखिए माधवाचार्य विद्यारण्य। ओके, अगर आप बोर हो रहे हो ना, क्लास में बोर होते हो या जो भी अच्छी चीज़, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ठीक है, कि क्लास को कैसे लें, किस तरह से लिया जाए, थोड़ा फास्टली लें, थोड़ा या जैसे कर रहे हैं, या डिटेल ना बताएं, केवल क्वेश्चन ही। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन पेपर होंगे, मतलब जो टेस्ट पेपर कराते हैं या टेस्ट पेपर जब भी लेते हैं और भी, तो वो तो चलता ही रहता है, लेकिन थोड़ा डिटेल ना पूरा समझ में आ जाता है, तो वो चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। बस ये है, और कोई बात नहीं है। देखो, ये क्वेश्चन 46 क्या है कि विष्णु के अवतारों की दशावतार की संकल्पना, ये विष्णु के अवतारों की दशावतार की संकल्पना का सही अनुक्रम पहचानना है। तो सबसे पहले मत्स्य का अवतार लिया था उन्होंने, विष्णु जी ने, फिर कूर्म, वराह, नरसिंह, पूरा दिया है यहाँ पे। देखो, पहले मत्स्य अवतार, फिर कूर्म, देखो मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार हो गया, फिर नरसिंह, वामन अवतार, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, और फिर कल्क अवतार। कल्क अवतार अभी होगा। ठीक है, तो पहले जो 3 अवतार हैं ना, कौन से? मत्स्य, कूर्म और वराह, ये पहले युग मतलब सतयुग को कृतयुग भी कहते हैं, इसमें अवतरित हुए थे। और फिर नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, 4 अवतार। पहले 3 अवतार अवतरित हुए, मतलब उन्होंने लिए थे कौन से? मछली के रूप में, कछुआ के रूप में, बराह सूअर को कहते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी को बचाया था। ठीक है, बराह ने। ठीक, और मत्स्य, कूर्म, वराह सतयुग में, फिर नरसिंह, वामन और परशुराम और राम, ये त्रेता युग, दूसरा युग कहते हैं त्रेता युग में, और कृष्ण जी तीसरे युग मतलब द्वापर युग में, और वर्तमान में अब ये कलयुग चल रहा है। तो सतयुग, त्रेता, इसके बाद द्वापर। ठीक है, तो भगवान राम त्रेता में थे, कृष्ण जी द्वापर में। ठीक है, चलिए अब कलयुग चल रहा है। चलिए अब देखो आगे प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में केवल भारतीय वास्तुकला का उल्लेख है? वास्तुकला से रिलेटेड बात हो रही है,
तो वास्तुकला का उल्लेख किस में मिलता है? वो विश्वकर्मिया शिल्प में मिलता है। ठीक है, देखो विश्व का सबसे पहला तकनीकी ग्रंथ जो है, तकनीक ग्रंथ, वो है विश्वकर्मिया शिल्प। ठीक है, इसमें न केवल वास्तु विद्या, बल्कि ये नहीं वास्तु विद्या के बारे में लिखा हो, वो तो लिखा ही है, केवल वही नहीं बल्कि और क्या लिखा है? रथादि वाहन तथा रत्नों पर विमर्श लिखा है। इसमें मानव देवास्तु विद्या को गणित के कई सूत्रों के साथ बताया गया है। ठीक है, चलिए, जो कि प्रमाणिक प्रासंगिक माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम चुनना है। कि जैसे विष्णु धर्मोत्तर पुराण दिया है, अष्टाध्यायी दिया है, हर्षचरित और कल्पसूत्र दिया है। तो सबसे पहले कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? तो वो था राइट आंसर, तो जानते ही हैं आप, अष्टाध्यायी लिखा गया, फिर विष्णु धर्मोत्तर पुराण, फिर हर्षचरित, फिर कल्पसूत्र। ठीक है, देखो जो अष्टाध्यायी था वो 6ठी शताब्दी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व का है। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा था। ठीक है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण ये 6ठी शताब्दी का है। ये तो ईसा पूर्व है ना, 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व। अष्टाध्यायी विष्णु धर्मोत्तर पुराण 6ठी शताब्दी ने मार्कंडेय मुनि ने लिखा था। फिर आता है हर्षचरित, ये 7वीं शताब्दी का है। ठीक है, तो हर्षचरित को बाणभट्ट ने, कल्पसूत्र ये 375 ईसा पूर्व लगभग माना गया है। ठीक है, नहीं तो अगर ईसा पूर्व लग गया तब तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण से पहले का हो गया ना। ये देखें इसमें क्या है, कल्पसूत्र 375 ईस्वी होना चाहिए, क्योंकि ये ईस्वी होगा, ईसा पूर्व नहीं होगा यहाँ पे, 375 ईस्वी। ठीक है, चलिए अब देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन दिए हैं, रीजन दिए हैं। देखो अभिकथन क्या है कि नाट्य शास्त्र अत्यधिक व्यापक रूप से रंगमंच के साथ संबंध रखता है। कारण कह रहा है कि कला के विभिन्न क्षेत्र जो है नाट्य शास्त्र से संबंधित हैं। तो इसमें दोनों ही बातें सही हैं। ठीक है, चलो 1 मिनट। 50 क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित भारतीय ग्रंथों के सही कालक्रम का चयन करना है। वही ग्रंथ दिए हैं, सही कालक्रम। तो देखो सबसे पहले कामसूत्र, फिर अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है, नहीं सॉरी कालिदास, फिर कादम्बरी, फिर अभिनव भारती। अभिनव भारती किसने लिखा है? अभिनव गुप्त ने। ठीक है, बादशायन ने कामसूत्र, ये कालिदास का है। कादम्बरी किसका है बताइए? 1 मिनट, बाणभट्ट का है। ठीक है, अभिनव भारती अभिनव गुप्त का है। अब देखो नेक्स्ट 51 क्वेश्चन क्या है, समरांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? वो थे राजा भोज थे। ठीक है, इन्होंने लिखा है 11वीं शताब्दी में 1010 से 1055 ईस्वी में। परमार वंश का महान, ये परमार वंश का राजा था। ठीक है, और 2 ग्रंथ लिखे हैं किसने? 1 मिनट, एक तो ये सम्रांगण सूत्रधार सबको पता होगा, एक युक्ति कल्पतरु ग्रंथ भी लिखा है और सम्रांगण सूत्रधार। ठीक है, और जो सम्रांगण सूत्रधार है वो कला के लिए महत्वपूर्ण है, आर्ट के लिए। ठीक है, अच्छा ये बस हो गया और कुछ नहीं। अब ये हमारा 51 तक क्वेश्चन हो गया है। चलिए आज हम यहीं तक रहने देते हैं ये क्लास। ठीक है, अब क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।